रिगार्डिंग, ठीक है, जो अपनी डिस्चार्ज कर रहे हैं या कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, सेल कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कन्वे, सेल, लेट, कोई भी एक ऐसा मैटर जो इनडिसेंट है, एक्सप्लिसिट नहीं किया जा सकता, तो उस केस में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब अगेन यहाँ पे ऑर्डर पास करेंगे, क्यों ना आपसे बॉन्ड भरवा लिया जाए। गुड बिहेवियर, आपका आचरण ठीक रखने के लिए 1 साल तक के लिए आप बॉन्ड भरा सकते हो विदाउट श्योरिटीज़, ठीक है। हाँ, यहाँ इंटेंशन इररेलेवेंट, इंटेंशन का कोई लेना देना ही नहीं है। 109 कहता है सस्पेक्टेड पर्सन, अगर आपको किसी के ऊपर शक हो जाए कि ये व्यक्ति आपकी जुरिडिक्शन में है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये व्यक्ति आपकी जुरिडिक्शन में और अपने आप को छुपा रहा है। क्यों छुपा रहा है? क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करना चाहता है, तो मैजिस्ट्रेट साहब उसको इशू करेंगे ऑर्डर, ठीक है, कि भाई क्यों ना आपसे एक बॉन्ड भरवा लिया जाए विद और विदाउट श्योरिटीज़, कि आप जो है अपना गुड बिहेवियर, आचरण जो है ठीक रखेंगे। तो ये है 1 ईयर के लिए अगेन, ठीक है। नाउ 110 तो सबका फेवरेट है, 10 नंबर ही। हर किसी की लाइफ में ऐसा एक इंसान टकराता है जो 10 नंबर ही होता है। तो 110 कहता है कि हैबिचुअल ऑफेंडर से भी आप गुड बिहेवियर का बॉन्ड भरा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है, जो भी हैबिचुअल चोरी चकारी करते हैं 10 नंबरी वाले, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड भरवाया जाएगा आपका, वो हमेशा श्योरिटी के इसके साथ में भरवाया जाएगा और 3 साल के लिए आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे अब आगे, 3 साल के लिए बॉन्ड भरवाया जाएगा। तो एक बार 106 कमेंट कर दो, 106 में कितने साल के लिए बॉन्ड भरवाया जाएगा? फटाक से रिवाइज कर लेते हैं, 4 सेक्शन चारों के चारों। हाँ जी, कितने साल के लिए बॉन्ड भरवाया जाएगा 106 में? 3 साल के लिए। 107 में 1 साल के लिए, 108 में 1 साल के लिए, 109 में 1 साल के लिए, और 110 में 10 नंबरी वाले केस में 3 साल के लिए, और 10 नंबरी वाले केस में हमेशा श्योरिटी के साथ ही बॉन्ड भरवाया जाएगा, ठीक है। अब 111, 112, 113, 111, 112, 113 ये मेयर प्रोसीजर है, इसमें हमें नहीं पढ़ना है, हमारे एग्जाम में नहीं आता है यहाँ से क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली मैं उसके ऊपर आपको लेके चल रहा हूँ। 114 नहीं आता है, 115 हेडिंग हमें पढ़नी है, पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस, ठीक है। 116 हमें पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हमने पढ़ा 106, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में हमने पढ़ा, जहाँ हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि भैया ये व्यक्ति ऐसे कर सकता है, तो उस इन्फॉर्मेशन की ट्रूथ के रिगार्डिंग सच है या गलत है आप इंक्वायरी करेंगे 116 में। और 116 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो इंक्वायरी करवाई जाएगी 116 में, उस इंक्वायरी के दौरान आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो करने वाले। तो ये साफ साफ कहता है जो समन केसेस में एविडेंस रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर होता है उसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। समन केसेस 251 से लेकर 259 तक, ये प्री का क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो सबसेक्शन 6 से आपसे पूछा जाता है, सेक्शन 116 के सबसेक्शन 6 से। ये कह रहा है जो इंक्वायरी आप कर रहे हैं सेक्शन 116 में इन्फॉर्मेशन की सच्चाई के रिगार्डिंग, अगर वो इंक्वायरी आपकी 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट नहीं होती है तो हम ये मान लेंगे कि वो कंप्लीट हो गई है, उसको मान लिया जाएगा। अगर 6 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं होती तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। और 6 मंथ से ज़्यादा आप अगर एक्सटेंड करते हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? कोर्ट ऑफ सेशन के पास आप जा सकते हो कि भैया उन्होंने 6 मंथ से ज़्यादा के लिए उसको आगे एक्सटेंड कर दिया इंक्वायरी को, तो आप कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई कर सकते हो उस चीज़ के रिगार्डिंग ना। 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 हमारे प्री में नहीं आते, मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप ये पूरा का पूरा पोर्शन स्किप कर सकते हो, बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आता है। नाउ डायरेक्टली ये चैप्टर नंबर 8 भी हमारा समाप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 बात करता है मेंटेनेंस की। चैप्टर नंबर 9 में सिर्फ और सिर्फ 125 से लेके 128 तक, 25, 26, 27, 28 4 सेक्शन मान के चलो, तो चारों के चारों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। देखो चैप्टर नंबर 9 क्या कहता है, मेंटेनेंस की बात करता है। सेक्शन 125 से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि मेंटेनेंस रिगार्डिंग वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट। कोई भी पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है फिर भी नेगलेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है, क्या बोला मैं अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं करूँगा, लेकिन पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो खुद मेंटेन नहीं कर पा रही है अपने आप को। अगर पत्नी खुद मेंटेन कर पा रही है तो ज़रूरत नहीं है। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, चाहे मैरिड है या नहीं है, अगर वो खुद मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट चाइल्ड है लेकिन मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए जिसने मेजोरिटी अटेंड कर ली हो, ठीक है। वो बच्चा लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट चाइल्ड है, ड्यू टू फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी या कोई इंजरी है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, और माँ बाप तो है ही हमेशा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मेंटेनेंस अलाउ करेंगे। कितना मेंटेनेंस अमाउंट अलाउ करेंगे ये इन्होंने रेट नहीं लिखा हुआ है, पहले था, जो भी मैजिस्ट्रेट्स आपको ठीक लगता होगा उतना वो अलाउ कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाता है, क्या इंटरिम मेंटेनेंस भी प्रोवाइड किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है इंटरिम मेंटेनेंस भी। हाँ, इधर वुमेन और मैन दोनों ही लाइबल होते हैं यहाँ पे पेरेंट्स को जो है अपने को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। नाउ इंटरिम मेंटेनेंस दिया जा सकता है, ठीक है, एक्सपेंसेस और प्रोसीडिंग भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो मंथली अलाउंस है इंटरिम मेंटेनेंस का और एक्सपेंसेस का, ठीक है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो विदिन 60 डेज़ के अंदर 60 दिन, कब से? सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ एप्लीकेशन, ये चीज़ याद रखनी है, 60 दिन के अंदर आप उसको डिसाइड करने का काम करेंगे। माइनर कौन होगा? मेजोरिटी, इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अंदर वाइफ मतलब कोई भी वो एक पत्नी जिसने डिवोर्स नहीं लिया है, ठीक है, सॉरी डाइवोर्स्ड है या डाइवोर्स मिला है या दे दिया गया हस्बैंड से, और जिसने शादी नहीं की, हमेशा याद रखना जिसने अभी तक शादी नहीं की है। नाउ सबसेक्शन 2 से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी मेंटेनेंस आप यहाँ पे प्रोवाइड करें वो किस डेट से मिलेगा। जनरली क्या होता है, जो मेंटेनेंस दिया जाता है वो हमेशा डेट ऑफ ऑर्डर से होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। प्री में क्वेश्चन आता है कि मेंटेनेंस जनरली हमेशा डेट ऑफ ऑर्डर से होता है, जिस दिन ऑर्डर पास किया गया। लेकिन अगर कोर्ट अपने ऑर्डर में स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि ये जो मेंटेनेंस है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, तो उस दिन से मिलेगा। फॉर एग्जांपल आज ऑर्डर आया तो जनरली तो आज से ही मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोर्ट लिख दे नहीं उस दिन से मिलना चाहिए जिस दिन एप्लीकेशन लगाई, तो उसी दिन से मिलेगा आपको, ठीक है। ये सबसेक्शन 2 है, ये आपको याद रखना है। सबसेक्शन 3 बड़ा अच्छा है। सबसेक्शन 3 कहता है जिस व्यक्ति के अगेंस्ट हमने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया है, एक सेकेंड, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट हमने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया है और वो मेंटेनेंस के ऑर्डर की रिगार्डिंग कंप्लाइंस नहीं कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग वारंट हम इशू कर सकते हैं उस अमाउंट को, जो ड्यू अमाउंट है उसको रिकवर करने के लिए। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो वारंट इशू किया जाएगा, ठीक है, ये कह रहा है अगर आपने उसकी भी कंप्लाइंस नहीं की, ठीक है, आपने फिर भी पे नहीं किया एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, तो आपको जेल दे सकते हैं, हम इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं 1 मंथ की, जब तक आप पे नहीं कर देते। अब ये कह रहा है कोई भी वारंट इशू नहीं किया जाएगा जब तक उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए जो ड्यू है, कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक कि आप एप्लीकेशन ना लगाएं विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आज आपके फेवर में ऑर्डर आया था, ठीक है, सामने वाले भाई साहब आपको पैसे नहीं दे रहे, तो 1 साल के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन लगा दीजिए कोर्ट में कि सर ये पैसे नहीं दे रहा है, तो कोर्ट वहाँ पे उसके अगेंस्ट एक वारंट इशू कर देगी, या तो पैसे दे दे या जेल की हवा खा ले। 1 साल के अंदर एप्लीकेशन लगा ली, 1 महीने तक की जेल हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी कह रहा है कि अगर वो पर्सन जो मेंटेन करना चाह रहा है, ठीक है, अपनी वाइफ को मेंटेन करना चाह रहा है, ठीक है, जो अब उसके साथ रह रही है, बट वो मना कर देती है कि मैं तो नहीं रहना चाहती, तो मैजिस्ट्रेट साहब जो है इस चीज़ को कंसीडर करेंगे और मैजिस्ट्रेट साहब अकॉर्डिंगली जो भी ऑर्डर होगा उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो हस्बैंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसी अदर वाइफ से या मिस्ट्रेस रख रहा है, ये एक ग्राउंड हो सकता है महिला का उसके साथ ना रहने का। सबसेक्शन 4 कहता है कोई भी वाइफ एंटाइटल नहीं होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्री में आता है, कोई भी वाइफ एंटाइटल नहीं होगी मेंटेनेंस रिसीव करने के रिगार्डिंग या एक्सपेंसेस और प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग अपने हस्बैंड से, अगर वो अडल्ट्री में रह रही है, पहला ऑप्शन। दूसरा, बिना सफिशिएंट रीज़न से वो मना कर रही है कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, या फिर वो तीनों के तीनों, दोनों के दोनों सेपरेटली अलग अलग रह रहे हैं। तो ये प्री का क्वेश्चन है, प्री में भी आता है 3 ग्राउंड से, मेंस में भी आता है 3 ग्राउंड है। अडल्ट्री में रह रही है, बिना किसी सफिशिएंट रीज़न से मना कर रही है, या फिर सेपरेटली रह रही है बाय म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 5 ये कहता है कि अगर कोर्ट को पता लगता है कि कोई भी वाइफ जो है, ठीक है, अडल्ट्री में रह रही है, बिना सफिशिएंट रीज़न के मना कर रही है या म्यूचुअल कंसेंट से अलग अलग रह रही है, तो कोर्ट जो है ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। नाउ 125 के बाद 126 से भी प्री में क्वेश्चन आता है, 3 ग्राउंड है वहाँ पे प्री में। 126 कहता है जो प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125, ठीक है, वो कहाँ पे की जाएंगी? वेयर ही इज़, जहाँ वो लड़का रहता है, या वो या उसकी वाइफ जहाँ रहते हैं, या जो लास्ट में रहे थे ये लोग, ठीक है। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। जितनी भी एविडेंसेस लिए जाएंगे इन प्रोसीडिंग्स के अंदर, सेम प्रोसीजर समन केसेस का अडॉप्ट किया जाएगा। हमेशा याद रखना, जहाँ पे कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं तो समन केसेस का प्रोसीजर हम उठा लेंगे, ठीक है, हमेशा समन केसेस का प्रोसीजर हम उठा लेंगे। नाउ मैजिस्ट्रेट एक्स पार्टी भी प्रोसीड कर सकते हैं, अगर सामने वाली पार्टी जो है सर्विस को अवॉइड करे तो एक्स पार्टी मैजिस्ट्रेट साहब जो है ऑर्डर पास कर देंगे। अगर आप एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड करवाना चाहते हो, ठीक है, तो आप 3 महीने के अंदर अंदर जो है कोर्ट के अंदर अप्लाई करेंगे, विदिन 3 मंथ्स आपको याद रखना है, 3 महीने के अंदर अंदर आप अप्लाई कर देंगे। 127 प्री के लिए आपको पढ़ना है अल्टरेशन एंड अलाउंस। दोनों की सिचुएशन में अगर कोई चेंजेस होता है, सर्कमस्टांसेस में कोई चेंजेस होता है,
तो जो अलाउंस हमने दिया उसके अंदर हम बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 128 आपको हेडिंग पढ़नी है, एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, सिर्फ हेडिंग पढ़नी है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। नाउ चैप्टर नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 10 भी एक ऐसा चैप्टर है जो नागालैंड और आपके स्टेट ऑफ ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई होता है। 127 में कोई भी लगा सकता है एप्लीकेशन, कोई ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन कौन लगाएगा, ठीक है। ऑन प्रूफ ऑफ एनी चेंज इन सर्कमस्टेंसेस एनी पर्सन कैन अप्लाई टू द कोड, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। यहाँ से वैसे जो क्वेश्चन आता है मैं उसी पे जा रहा हूँ। 129 प्री में अक्सर नहीं आता है, ठीक है। अगर पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज़ ऑफ सिविल फोर्स, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफिसर इंचार्ज के पास पावर है, ठीक है। रेस्ट नहीं है, ठीक है। 130 हेडिंग पढ़नी है आपको। यूज़ ऑफ आर्म फोर्सेस को यूज़ किया जा सकता है असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। डायरेक्टली मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो क्वेश्चन आ रहा है। सेक्शन नंबर 133 कंडीशनल ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक न्यूसेंस, आप लोग आईपीसी में पढ़ते हो। सेक्शन 133 कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। यहाँ पे डीएम है, एसडीएम है या फिर अदर एग्जीक्यूटिव, डीएम, एसडीएम, ईएम साहब को अगर स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है तो ये यहाँ पे कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया गया है, ठीक है। न्यूसेंस कोई क्रिएट कर रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी बिल्डिंग का, कोई टैंक है, कोई बिल्डिंग है, कोई मतलब गड्ढा खोद रखा है, कोई डेंजरस एनिमल रखा हुआ है, ठीक है। इनके रिगार्डिंग कंडीशनल ऑर्डर पास किया जा सकता है कि भाई आप इन चीज़ों को ठीक कर लो, ठीक है। अगर आप ठीक नहीं करते हो, देखो लिखा हुआ है रिमूव कर लो या ठीक कर लो, या जो एनिमल है आपके पास उसको डिस्ट्रॉय कर लो, या जो टैंक वगैरह खोद रखा है उसको आप फेंसिंग कर लो। अगर आप ये सारे काम नहीं करते हो तो आपके रिगार्डिंग जो ऑर्डर है कंडीशनल ऑर्डर उसको साफ साफ लिख दिया जाए, क्यों ना इस ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर दिया जाए। ये देखा वाई द ऑर्डर शुड नॉट बी एब्सोल्यूट, ऑर्डर एब्सोल्यूट किया जा सकता है। 133 प्री में आता है। नाउ 133 के बाद डायरेक्टली 136 क्या कहता है, 134 135 नहीं पढ़ना है आपको, आपके एग्जाम में नहीं आता। 136 कहता है कि जो आपने कंडीशनल ऑर्डर पास किया है आप उसको एब्सोल्यूट कर देंगे, ठीक है। और पेनल्टी जो सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी में दी हुई है वो आप वहाँ पे अकॉर्डिंगली उसके ऊपर लगा दी जाएगी, ठीक है। 137 अगेन नहीं आएगा, 137 138 नहीं आने वाला, 139 ठीक है सेम नहीं आएगा, 140 आपको नहीं पढ़ना है, 141 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आपको डायरेक्टली पढ़ना है 142 पे आ जाइए। 142 पे आ जाइए, इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, देखो मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि जो सेक्शन 133 का ऑर्डर है, ठीक है, वो इमीडिएटली हमें पास करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इमीडिएट डेंजर है, बहुत एकदम से खतरा आ चुका है हमारे सामने और हमने इमीडिएटली पास नहीं किया। तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, इशू कर देंगे, इंजंक्शन को इशू कर देंगे। इंजंक्शन आपको पता है रोकने के लिए होती है किसी व्यक्ति को कि भैया आपके अगेंस्ट ऑर्डर अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, हम इंजंक्शन दे रहे हैं कि जब तक वो हम डिटरमाइनिंग कर लेते मैटर आप कोई भी काम नहीं करने वाले हो। अगर कोई व्यक्ति उस इंजंक्शन को ओबे नहीं करता है तो मैजिस्ट्रेट साहब हिमसेल्फ खुद, ठीक है, या किसी और से वो जो है जो भी डेंजर है उसको वहाँ से ऑब्विएट करवा लेंगे, हटवा देंगे। और कोई भी सूट जो है मैजिस्ट्रेट के खिलाफ नहीं फाइल किया जाएगा, ठीक है, अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें गुड फेथ में की। तो 142 प्री में आता है, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। नाउ 143 कहता है मैजिस्ट्रेट जो है प्रोहिबिट कर सकते हैं रेपुटेशन और कॉन्टिन्यूस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। डीएम साहब, एसडीएम साहब और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अगर स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया हुआ है तो ये ऑर्डर पास कर देंगे कि दोबारा से ये सारे काम